So today we will be discussing another gland known as pancreas. This pancreas, this is actually a special gland because it is going to behave in two manner. This can also work like a exocrine gland and as well as endocrine gland. Exocrine का जो function है, it is related to secretion of enzymes. जब हम digestion के लिए pancreatic amylase, lipase को हम चाहते हैं तो ये इसके जो अंदर के cells हैं exocrine gland की तरह behave करते हैं. Pancreas is leaf-like organ. इसकी duct हमेशा कहाँ खुलती है? Small intestine में. तो इसके अंदर के cells उन juices को, enzymes को produce करते हैं. duct के through कहाँ पहुँचा देते हैं? Small intestine. So this is exocrine function. Exocrine में हमने बात की थी, हमेशा उनका जो secretion है किसके through आता है? duct के through. These are having duct. तो एक तो इसका देखिए बेटा ये function है exocrine gland which is helpful in the digestion. क्या secrete कर रहा है? Pancreatic juice. Pancreatic juice में क्या है? Enzymes. Fine. Now let's talk about endocrine. Endocrine जो gland होते हैं, these are not having duct. So here we are going to see these cells as islets of Langerhans. Now these are the special tissues जो हमारे pancreas में पाए जाते हैं, इनके अलग-अलग clusters होते हैं. So these cells are involved in the secretion of the hormones. Exo या endo? It is endo. Exo की तो हमने बात कर ली ना, enzyme से related था. तो ये इनकी concentration दे रखी है 1 to 2 मिलियन होते हैं और फिर भी वो पूरे pancreas का अगर हम total volume देखते हैं, amount देखते हैं 1 से 2%, यानी ये cells ज़्यादा amount में या कम amount में? पूरे pancreas में they are only contributing 1 to 2% of volume. ज़्यादा हुए कि कम हुए? कम. यस, एक टोटल मैं वॉल्यूम बोलूँ और मैंने कहा कि पूरे रूम का मुझे सिर्फ 1 से 2% यूज़ करना है. क्या मैं ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ या कम? ठीक है. तो पूरे पैनक्रियास में ये जो टिश्यूज हैं सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंटेज में है? 1 to 2%. टिश्यूज का नाम पता चल गया. टिश्यूज का नाम जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू शुड नो द सोर्स, क्योंकि यहाँ पैनक्रियास में हमने 2 पार्ट में इसको ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है. तो एंडोक्राइन अगर पूछे तो ये हॉर्मोन्स निकल कहाँ से रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दीज टिश्यूज अगेन वी आर गोइंग टू सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा. अल्फा और बीटा मतलब इन टिश्यूज को जब हमने बारीकी से ऑब्जर्व किया, हमने पाया कि इन टिश्यूज में जो सेल्स हैं वो 2 टाइप के दिख रहे हैं. एक तो अल्फा है, एक बीटा है. हमने उनको नेमिंग कर दी. सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं अल्फा सेल्स की. अल्फा सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज ग्लूकागॉन. So we are talking about alpha cells. Where these are present? Islets of Langerhans. कहाँ थे ये? Pancreas में. So these cells are going to produce a hormone known as glucagon. Fine. This glucagon is very important when our body is scarce in glucose. हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज कम हो जाता है, हाइपो कंडीशन बनी या हाइपर? ये है हाइपो. तो इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बोलते हैं. ग्लूकोज क्या गया हमारी बॉडी में लो. बेटा अब आप सोच रहे हो कि ग्लूकोज कैसे कम हो सकता है? These are the time when we are not taking the carbohydrates. ग्लूकोज का सोर्स अभी मैंने बताया था, ग्लूकोज का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि हमारी बॉडी को सिर्फ ग्लूकोज से लेना देना है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड वो ग्लूकोज मिल कहाँ से रखा हो, चाहे आप टैबलेट के फॉर्म में ले लो. हमने ग्लूकोन डी की बात की थी, चाहे आप उसकी 1 चम्मच भर के ले लो या हॉस्पिटल में जो ड्रिप लगी रहती है पेशेंट से, आप वहाँ से उसको ग्लूकोज ले रहे हो. हमारी बॉडी को सिर्फ मतलब किससे
ग्लूकोज से। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्लेट में जो हमारा 70% एरिया होता है उसमें हम क्या सब्जी लेके बैठते हैं या सीरियल से बनी हुई कुछ चीजें लेके बैठते हैं? दीज विल बी सीरियल्स, राइस, व्हीट, बार्ले। हम चपाती ज्यादा खाते हैं कि सब्जी ज्यादा खाते हैं? ऑब्वियसली। और ये सिस्टम हमने बस ब्लाइंडली फॉलो कर रखा है। व्हाई? क्यों हम इतनी ज्यादा सब्जी और सिर्फ एक चपाती से क्यों नहीं काम चला सकते? सीरियल्स आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं से ही C फॉर सीरियल, C फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक सेल को चाहिए किसके लिए? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद क्या बनता है? एटीपी। और वही एटीपी उन सेल को जिंदा रखने के लिए यूज होती है। सेल्स को अपने न जाने कितने काम करने हैं, उसके लिए उसको क्या चाहिए दूषण? एनर्जी। एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी। और एटीपी को बनाने के लिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज बॉडी में बेटा इन चपातीज के थ्रू ही पहुंचता है। तो हम वो सब्जी स्किप कर सकते हैं। एक अगर फैमिली की बात करें, इकोनॉमिकल, अगर वो पुअर है, किसी लेबर की हम बात करते हैं, वो चाहे दूध, सब्जी, फ्रूट खाए ना खाए, लेकिन एक दिन में वो इतनी चपाती खा के ज़रूर सोएगा क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उसको फिर से एनर्जी चाहिए, फिर से साइड पे जाके उसको अपना काम करना है। गॉट इट? तो यहाँ से निकला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हमने डाइजेस्ट करके क्या निकाल लिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज को किसको दिया? विलाइज को। विलाइज में क्या था? ब्लड वेसल। और ब्लड लेके उसको एक सेल तक देता रहता है। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज कम है व्हेन वी आर ऑन द फास्ट। फास्ट में बेटा हम हर एक चीज को लेते हैं। हम जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, लेकिन हम किस पे क्रॉस लगा देते हैं? सीरियल्स। ये आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। आप चपाती नहीं खा सकते, आप चावल नहीं खा सकते हैं। ठीक है। ये एक एंशियंट, आप ट्रेडिशनल वे बोल सकते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जब आप बाहर से कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सैलेड से, वेजिटेबल से अपना काम चला रहे हैं, तो ग्लूकोज अप जाएगा कि डाउन जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस बनेगी। और ऐसे में क्या हम एकदम से मर जाते हैं? क्योंकि अब टाइम आ गया है कि पैनक्रियास में जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन का प्रोड्यूस करेंगे। दिस ग्लूकागॉन इज गोइंग टू कंट्रोल दिस कंडीशन। बॉडी में ग्लूकोज का इधर उधर देखेगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू डू? ये क्या ग्लूकोज फैक्ट्री लगा के बैठा है कि जो ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देगा? बट वन मैजिकल मॉलिक्यूल इज देयर नोन एज ग्लाइकोजन। और ये पूरी कहानी पैनक्रियास की इस वर्ड के आजू बाजू ही घूमने वाली है। Thus glycogen is complex form of glucose। आपने कभी ना कभी एक चपाती की अगर भूख है आपको, आपने 3 खा ली है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ जाता है? ग्लाइकोजन बनाने के लिए। ठीक है। वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं। वो इंसुलिन करता क्या है? ठीक है। तो तब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना बच्चे, तो होता क्या है कि इंसुलिन आके देखेगा कि अरे ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा है, इतनी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो वेस्ट हो जाएगा। नेफ्रॉन क्या करेगा? एक्स्ट्रा चीज़ को यूरिन में डालेगा, उसको एक्सक्रीट कर देगा। तो इंसुलिन बहुत ही समझदारी से करता क्या है, इन ग्लूकोज को जो ये ब्लड में घूम रहे हैं छोटे छोटे फॉर्म में, इनको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नॉन एज ग्लाइकोजन। मैं फिर से बोलती हूँ, आपके घर में एक्स्ट्रा बुक्स हैं, मान लीजिए आप 11th में हैं, अगर 9th की भी बुक्स, नोटबुक्स, नोट्स इधर उधर पड़े फिर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू मेक अ बंडल कि आपका कोई छोटा सिबलिंग है, ब्रदर है, सिस्टर, उसको काम आ जाए। तो आप नहीं चाहते हो डाइनिंग टेबल पे भी वहीं पड़ी है, बेड पे भी वहीं पड़े, यू आर गोइंग टू मेक अ बंडल। हम पुराने कपड़ों का भी बनाते हैं, बुक्स का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, और फिर हम उसको स्टोर रूम में कहीं पे साइड में रख देते हैं। तो हमने छोटी छोटी चीज़ से क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही इंसुलिन सिंपल ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन बेटा 2 जगह पाया जाता है, लीवर्स में और मसल सेल्स में। इसलिए जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, मसल मास आपका इंक्रीज होने लगता है। लीवर में स्पेशल सेल्स होते हैं नॉन एज हाइपोसाइट्स। ये सेल्स क्या करते हैं? इसमें मसल्स से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिर भी रह गया, मसल्स बोल रहे हैं ठीक है
मैं स्टोर नहीं कर सकती हूँ, फिर लीवर को भेज दिया जाता है। इसलिए लीवर से प्रॉब्लम जो भी एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटिक सेल्स में प्रॉब्लम है और दीज हेपेटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर दिस ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की कहानी समझ में आ गई सबको? ठीक है, उसमें खूब सारा क्या है? ग्लूकोज। सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म? इट इज यस कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सो दिस ग्लूकागॉन इज वेरी मच इंटेलिजेंट। वो बोलता है ठीक है, फास्ट कर रहे हो ना, करते रहो, लेकिन फिर भी मैं सेल्स को ग्लूकोज दूंगा। हाउ? ग्लाइकोजन को लिवर सेल से, मसल से दोबारा निकाला जाता है। आज अभी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है। दीज एंजाइम्स आर गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स। जो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने ग्लूकोज के बीच में लगाए थे, तो यहाँ पे एंजाइम्स आके इन बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं। जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे फिर से क्या रिलीज हो जाएगा? ग्लूकोज। और ब्लड को, ब्लड शुगर जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ब्लड शुगर जो आपकी कम थी ग्लूकोज के कम होने के कारण, वो क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। नाउ बॉडी इज सर्वाइविंग। ग्लूकोज मिल चुका है, ब्लड को दिया जाता है, ब्लड सेल्स को डिवाइड करता रहता है कि लोग भी अपना काम चला लीजिए। कल हमने बात की थी ना कि एकदम से अगर आप खाना छोड़ देते हैं आप मरते नहीं हैं। सो दिस इज द रीजन हु इज सेविंग अस? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन किस पर अटैक कर रहा है? ग्लाइकोजन, कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज एंड इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर। अब हम बीटा सेल्स की बात कर लेते हैं। बीटा सेल्स इसका ठीक अपोजिट करते हैं। वही कम कंडीशन में तो हमने ये कर दिया, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ढूंढिए इस वर्ड को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस यही था बेटा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अंडरलाइन दिस वर्ड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस अगर आपको कहीं पे भी दिखता है, ये कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन में भी आपको दिखेगा, प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस का मतलब है हम उस मॉलिक्यूल को बना नहीं रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। गॉट इट? अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे जो कि हमारी क्या थी? आई नीड दिस चॉक। ओके, सफिशिएंट। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस बीटा सेल्स। इनसे जो हार्मोन निकलता है इट इज नॉन एज इंसुलिन। इंसुलिन, अब आपको ग्लाइकोजन अगर आपको समझ में आ गया, देखो ग्लाइकोजन की अराउंड सारी स्टोरी मूव हो रही है, तो ये ग्लाइकोजन को बनाने वाला हार्मोन है। व्हेन देयर इज ग्लूकोज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा अमाउंट, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है बॉडी में, क्या है? हाइपर, ग्लूकोज ज्यादा है, सेल्स बोल रहे हैं कि हमें 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड थे, ब्लड भेज 20 रहा है, तो यहाँ पे पैनक्रियास को टारगेट किया जाता है। पैनक्रियास बीटा सेल्स को यूज करके इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक बार ब्लड में डाल दिया, सारे ग्लूकोज को साइड में लगा देता है। ये कौन सा ग्लूकोज होता है? जो एक्सेस में था बेटा, क्या एक्सेस में था? 10 ग्लूकोज नाउ कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल का नाम क्या था? ग्लाइकोजन। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। और इसका तोड़ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। गॉट इट? सो ये दो अपोजिट प्रोसेस है बेटा। तो अब ये देखिए, हमने ब्लड शुगर जो ज्यादा थी उसको कम कर दिया। Who help us? Insulin. How? By making glycogen. This is a complex molecule of the simplest glucose monomer. पॉलीमर मोनोमर पढ़े होंगे ना, तो मोनोमर्स को उन्होंने कैच ऑन किया, बीच में बॉन्ड की हेल्प से उनको सील आउट कर दिया और पकड़ा दिया किसको? लिवर सेल्स को, देन मसल सेल्स को। लिवर सेल्स का नाम याद रखना, हेपेटोसाइट्स। गॉट इट? तो ऐसे ब्लड शुगर जो आपकी कम हो रही थी वो मेंटेन हो जाती है। 2 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये लाइसिस और जिनेसिस, इसका बनना और इसका ब्रेकडाउन होना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, पैनक्रियास के बाद वी आर हैविंग, ओके, वी हैवंट टॉक अबाउट दिस डायबिटीज। डायबिटीज मिलेटस, दिस इज अ डिजीज क्योंकि हम हर एक हार्मोन को तो देख रहे हैं बेटा कि वो हमारी बॉडी में कर क्या रहा है।
बट साथ में हम ये भी तो देख रहे हैं अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाते हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस या क्या डिजीज हो सकते हैं। इंसुलिन अगर कम होता है, क्या हो रहा है, कम, तो ब्लड शुगर को कम करने के लिए कोई नहीं है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में घूमता रहेगा, क्या कोई ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करने के लिए अब है वहाँ पे, नहीं। वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो आदमी पोटैटो खा रहा है। देखिए शुगर का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ मीठा खाएं, शुगर का मतलब हर उस चीज़ से है जो आपको ग्लूकोज दे सकती है। उस चावल में भी शुगर है, शुगर इक्वल टू ग्लूकोज इन बायोलॉजी। आप पोटैटो खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, शुगर ग्लूकोज। स्टार्च इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गए। जिसमें इंसुलिन की कमी है, बीटा सेल्स में प्रॉब्लम आ रखी है, ब्लड शुगर उसका हाई रहेगा और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। गॉट इट। तो ऐसे लोगों को हम मना करते हैं, पहले ही ब्लड में ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा ग्लूकोज है, ऊपर से आप कुछ भी मीठा प्लीज मत खाइए। गॉट इट। इसमें इमीडिएट पैरालिसिस हो सकती है। ब्लड में हमने ना जाने कितने इलेक्ट्रोलाइटिक है, कहीं कैल्शियम देख रहे हैं, कहीं मिनरल्स देख रहे हैं, अभी हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। इनकी कंपोजिशन इंक्रीज होते ही सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं और ये सेल्स न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं। न्यूरॉन्स अगर किसी पार्ट के आपको हाथ जोड़ के अगर डैमेज हो जाते हैं तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकते, तो उस पार्ट में पैरालाइज हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस ब्लड शुगर को कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेशेंट्स को हम टाइम टू टाइम इंसुलिन बाहर से देते रहते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन उनकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू हम इंसर्ट करते रहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में वो प्रोड्यूस नहीं होता। गॉट इट। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट में एक बेटा कंसेप्शन हम बना लेते हैं कि बस मीठा खाने से ही प्रॉब्लम होगी, नहीं। उनको बोला जाता है कि आप जो चपाती है उनको भी कम कीजिए, आलू मत खाइए, चावल मत खाइए, ठीक है। ग्लूकोज पहले से ही ज़्यादा है तो इनके सोर्सेज को बॉडी में और एड ऑन मत कीजिए। दूसरी बात, जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है वो नेफ्रॉन के थ्रू यानी यूरिन में भी नेफ्रॉन जानबूझ के उसको डालता रहता है। अब जो आपके यूरिन में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनका नाम होता है कीटोन। ये हमने किडनीज में भी किया था, ठीक है। जब आपके यूरिन का जिसको प्रॉब्लम होगी, अगर हम उसके यूरिन को चेकआउट कर लेते हैं डायबिटिक पेशेंट के, उसमें शुगर या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कीटोन बॉडीज में। तो फटाफट डॉक्टर उस रिपोर्ट से अंदाजा लगा लेते हैं कीटोन ज़्यादा बन रहा है, दैट यू आर डायबिटिक। गॉट इट। Next gland we are going to see this. Yes, where are the testes located? You have seen this thing in 8th, 10th में भी कर लिया. Okay, who is speaking? Okay, yes बेटा. Outside of? Okay, you know what abdomen means? हमने पेट की बात की थी. Where is this stomach is lying? No, okay, we have discussed this thing in 9th class. पेट में दर्द होता है, हम कहाँ हाथ लगाते हैं? कहाँ पे? महेश बताएगा। महेश, if your stomach is paining, where you are going to put your hands? Please get up. Yes. Thank you. ये पेट में यहाँ पे होता है, ठीक है। और जिसको पेट में दर्द होगा सीरियसली वो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लंग्स के एकदम हार्ट के नीचे जे शेप। क्या आपका ओसोफेगस यहाँ से लेके इतना लंबा है? नो। गॉट इट। तो ये हार्ट के एकदम लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ होता है, लंग्स से स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट। यहीं से जे शेप का, यहाँ से तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में टर्मिनेट हो जाती है। कई बच्चे यहाँ पे हाथ लगाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा खत्म हो चुका है, आप एक्सक्रीटरी पे पहुँच रहे हैं। So this is the scenario. Why I am going to locate all these organs? Because I am going to firstly tell you the position of testes. पहले मैंने पैनक्रियास की बात की थी, फिर उसकी डक्ट बताई, डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है, फिर उसके सेल्स की बात की। So these testes, first thing you should know, these are oval in shape. फिर एक पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। What we are saying?
scrotum, and this scrotum is always present outside the main body. मेन बॉडी में क्या 5 से 6 इनकी हाइट होती है, 3 से 4 इनकी विड्थ होती है। क्या बॉडी में, पूरी बॉडी में इतनी जगह नहीं मिली कि हम टेस्टिस को रख दें? क्यों हमने वो स्क्रोटम पाउच लाइक थिंग मेल में प्रोवाइड की? व्हाट इज द नीड? बिकॉज दीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस द स्पर्म एंड उसके लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो 2 to 3 डिग्री कम चाहिए होता है। अगर हम इनको प्लेस कर देते बॉडी में, बेटा नो डाउट इनकी भी जगह बन सकती थी, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो नहीं ना भाई, वो एंजाइम्स काम नहीं करेंगी। सी दीज एंजाइम्स, जब मैं बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगी आपको एक बार रिवीजन के लिए, दीज एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ये कंडीशन मेरी फुलफिल होंगी, मुझे ऐसा पीएच चाहिए, मुझे ऐसा मीडियम चाहिए, मुझे इतना टेम्परेचर चाहिए, मुझे ये कैटलिस्ट चाहिए, तो हम काम करने वाले हैं। इनमें से एक भी चीज़ अगर ऊपर नीचे हुई ना, दे आर गोइंग टू गो ऑन स्ट्राइक, हम काम नहीं करने वाले। तो जो एंजाइम्स स्पर्म्स बनाती हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वी आर हैविंग दिस स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर वी आर हैविंग दिस पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब इसके टिश्यूज की बात करते हैं। मेजरली 2 टाइप के इसमें टिश्यूज होते हैं। फर्स्टली सेमिफेरस tubules. We are not going to talk about these tissues because these are directly involved in the production of sperms. ठीक है, सेमिफेरस tubules ऐसे lobes होते हैं। टेस्टिस को अगर हम ट्रांसवर्सली कट करके देखेंगे, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट में किसकी प्रोडक्शन का काम चल रहा है? स्पर्म्स। गॉट इट? तो इनको साइड करते हैं। दूसरे बीच में बेटा देखो ये गैप हो गया ना, इस गैप में दूसरे हमारे सेल्स जिनको हम बोलते हैं लेडी सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, या तीसरा नाम और दे रखा है स्ट्रोमल सेल्स। तीनों चीज एक ही है। जहां जहां मेरे सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहां पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन समझ में आ गई सबको? फाइन। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल को ना चाहते हुए भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हार्मोन में हम किसको करने वाले हैं? लेडी सेल्स और इंटरस्टिशियल, 2 कंपार्टमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड आया है इंटरस्टिशियल। ठीक है, सेल्स के बीच में। These are going to produce hormones, ग्रुप ऑफ hormones होता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेंस। क्या बोल रहे हैं? एंड्रोजेंस। इसमें मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है नॉन एज टेस्टोस्टेरोन। कल हमने एडोलसेंस की बात की थी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात की थी बेटा। एक प्राइमरी में 3rd क्लास के बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, इधर से मैं 11th का अगर एक स्टूडेंट खड़ा कर दे तो दोनों में कंपेयर करते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चलेंगी कि नहीं चलेंगी? गॉट इट? तो ये सारी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक मेल में डेवलप कराने के लिए वी नीड दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसलिए इसको सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, आई एम नॉट गोइंग टू सी वन आफ्टर अनदर। बहुत सिंपल है, एक्शन फेयर्स हैं, मसल्स डेवलपमेंट है। वॉइस क्या जाती है? हाई जाती है कि वॉइस में लो जाती है? वॉइस की इट इज हाई पिच गर्ल्स की होती है, यहाँ पे बोलेंगी वहां तक सुनाई देगा। बॉयज में अगर वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं वो डिस्पर्स हो जाती है, कितनी दूर तक नहीं जाती है। तो ये वॉइस से रिलेटेड है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म्स में, यहाँ पे प्यूबिक एरिया पे, फेशियल पे वो बियर्ड मुस्टैच का डेवलप होना, ऑल दीज आर नॉन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये तब तक प्रोड्यूस नहीं होते तब तक आप एडोलसेंस में स्टेप इन नहीं करते हो। आफ्टर द एज ऑफ 11 years पिट्यूटरी जागता है कि ठीक है 11 साल हो गए हैं, पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को, टेस्टिस में से रिलीज होने लगता है टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अलावा इट इज गोइंग टू
परफॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी स्टिमुलेट करते हैं स्पर्म्स बनाने के लिए। ये समझ में आ गए? सो टेस्टिस का नाम यहाँ से आया है, टेस्टोस्टेरोन। इट इज नॉट ओनली द फैक्ट्री ऑफ स्पर्म्स, it is only the main gland who is responsible to show you secondary sexual characters। टेस्टिस में अगर प्रॉब्लम आई तो एडोलसेंस के बाद जो कैरेक्टर्स एक बच्चे को मैच्योर अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे। गॉट इट? सेम इज द थिंग विद द ओवरी। अब ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराता है दैट हार्मोन इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन फर्स्ट क्या फंक्शन है इसका? मैमरी ग्लैंड का प्रोड्यूस होना, वॉइस का कौन सी पिच? यस, वॉइस का हाई पिच होना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स गर्ल्स में डेवलप कराने के लिए प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट थिंग इज एस्ट्रोजन। ओवरी जैसे टेस्टिस डबल होती हैं, ओवरीज भी क्या होती हैं? डबल। आपने रिप्रोडक्शन अगर 10th में डिटेल में, मुझे नहीं पता टीचर ने कितना एक्सप्लेन किया था, लेकिन ओवरीज के साथ साथ कल हमने एक बात की इमैच्योर सेल्स की गर्ल्स बाय बर्थ इन गैमेट्स को लेकर प्रोड्यूस होती हैं। यस दुष्यंत, कल हमने बात की थी। Yes. और जब एडोलसेंस स्टार्ट होती है, आर वी प्रोड्यूसिंग और मैच्योरिंग? Maturing. या वेरी नाइस। दीज इमैच्योर सेल्स आर नोन एज Follicle. प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मिलके हर महीने एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसमें ग्रोथ होने लगती है। और सिर्फ एक सेल को नहीं, एक पहले ओवरी को सिलेक्ट करेंगे, दो है ना, लेफ्ट भी राइट भी। पहले ओवरी को सिलेक्ट करेंगे, ओवरी में जो सेल्स हैं फॉलिकल्स हैं, फिर उनमें से एक फॉलिकल को सिलेक्ट किया जाता है और उसका धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होने लगता है। एंड दिस इज द सोर्स। पहले मैंने क्या टिश्यूज की बात की है, हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि ये स्टार्ट हो रही थी बेटा यहाँ से। जब वो फॉलिकल ग्रो हो रहा है, नाउ दिस इज द सोर्स ऑफ दीज हार्मोन। गॉट इट?